हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व अपन सेल साइकिल के जितने भी फेजेस हैं वो फेजेस के बारे में अपन ने पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और किन किन स्टेजेस में क्या क्या होता है। इसके अंदर अपन ने देखा कि कोशिका के अंदर मुख्य रूप से दो फेजेस होते हैं, एक विभाजित फेज और दूसरा जो विभाजन जिसके अंदर नहीं होता है, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज में माइटोसिस और मियोसिस, ये साइटोकाइनेसिस ये आते हैं, जबकि जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसके अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये तीन फेज आते हैं नॉन डिवाइडिंग। और उनके अंदर क्या क्या होता है और कहाँ पर चेक पॉइंट है जो ये चेक करते हैं कि कोशिका सही लाइन पे या सही रास्ते पे चल रही है, या मतलब उसके अंदर ग्रोथ है, या जो रिक्वायरमेंट्स है सेल डिवीजन के लिए वो उनके अंदर उनका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं सेल डिवीजन। कोशिका जो विभाजन वाला फेस है जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अपन माइटोसिस को लेते हैं, उसके बाद मियोसिस को यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। 1855 के अंदर सर्वप्रथम विचो ने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं में से होता है। मतलब होमिनिस सेलुला ही सेलुला, मतलब सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल की उत्पत्ति है वो पहले से मौजूद किसी कोशिका से होती है। ये कहा था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। कोशी विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का जन्म देना होता है। तो सेल डिवीजन का जो प्रमुख जो कार्य है, ठीक है ना, तो वो मल्टीप्लाई करती है और प्रोड्यूस करती है देन लॉट ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, शरीर का डेवलपमेंट होता है और जितने भी जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उनका रिपेयर होता है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, रीजनरेट होते हैं, नवीन अंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी वजह से सेल डिवीजन की वजह से लैंगिक और सेक्सुअल और जो एसेक्सुअल लैंगिक और अलैंगिक जनन में भी ये जो सेल डिवीजन की गतिविधि है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन भी पाया जाता है जिसको ए माइटोसिस कहा जाता है, असूत्री विभाजन। ठीक है ना, ये भी अपन को प्रोटोजोआ के अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया होगा। असूत्री विभाजन ये विभाजित आदिम जीवों में जो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखा जाता है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अलगी है, यानी कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनके अंदर ये देखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति के अंदर पहुंचता है। तो सच टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज एमाइटोटिकली डिवाइड सेल इज नोन एज एमाइटोसिस। समसूत्री विभाजन के अंदर ये परोक्ष रूप से कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1882 ईस्वी के अंदर वाल्थर फ्लेमिंग ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस दिया था। ठीक है ना, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा 1882 के अंदर माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया गया। धागे जिसका अर्थ ये होता है धागे की तरह, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्र का विभाजन होता है। माइटोसिस का जो वास्तविक जो इसका क्या कहते हैं मीनिंग है वो होता है न्यूक्लियर डिवीजन, परंतु व्यवहारिक रूप से ये शब्द केंद्र और कोशिका विभाजनों को, यदि बिहेवियरिकली इसको यदि अपन देखें तो इट रिकॉग्नाइज बोथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड न्यूक्लियस डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन शरीर की कार्य की कोशिकाओं में होता है। ये इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका मदर सेल विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं में डेवलप्ड होती है। तो माइटोसिस के अंदर ये होता है कि जो मात्र कोशिका है वो एक समान दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम है जो कई चरणों तथा अवस्थाओं में संपन्न होता है। अध्ययन की सुगमता के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में, 5 फेसेस में डिवाइड किया गया है या 5 स्टेजेस में डिवाइड
किया गया है, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ये कहा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर सेलुलर क्या कहते हैं कोशिकीय द्रव्य का विभाजन होता है। तो यहाँ पर आप प्रोफेज के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, डेवलपिंग बाइपोलर जो स्पाइंडल फाइबर है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है वो इंटैक्ट होने लग जाता है। कंडेंसिंग क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमेटिड सेल टुगेदर एट द काइनेटोकोर, तो ये आपस में एल टुगेदर यहाँ काइनेटोकोर देखे गए हैं। और जैसे ही प्रोमेटाफेज यानी कि प्रोफेज के बाद की जो अवस्था है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाने, मतलब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर वो घुल जाती है, जो क्या कहते हैं केंद्र की जो झिल्ली होती है वो, और स्पाइनल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे लेके आ जाते हैं, और जो सेंट्रियोल है वो पोलर पे चले जाते हैं, एक साउथ पोलर पे चला जाता है, एक नॉर्थ पोलर पे चला जाता है, ठीक है ना। और फिर ये क्रोमोसोम्स को एक से दूसरी साइड में खींचना शुरू करते हैं, तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियर इन्वॉल्व फ्रेगमेंट्स हो जाता है, काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स है वो जो इक्वेटर पे आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है ना। और एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो स्ट्रक्चरली हाफ होते हैं बट न्यूमेरिकली सेम रहते हैं, मतलब इधर भी यदि आप 46 होंगे तो इधर भी 46 ही रहेंगे, बट दे आर स्ट्रक्चरली हाफ। यहाँ डबल फॉर्म में थे और यहाँ ये सिंगल फॉर्म में हो गए हैं, ठीक है ना। तो और फिर जैसे ही एनाफेज के बाद टेलोफेज आता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी जो क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक जगह से उसके अंदर खांच बननी शुरू हो जाती है, कंस्ट्रक्शन होना एक से चालू हो जाता है, जहाँ से ये आगे चल के विभाजित हो जाती है, और जो क्रोमोसोम्स है वो एक पोलर पे तरफ चले जाते हैं, और स्पाइंडल फाइबर भी धीरे धीरे जैसे ही कोशिका द्रव्य के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विभाजन होता है तो स्पाइंडल फाइबर भी धीरे धीरे constricted remains of the polar spindle by completed nuclear involves surrounding unrevealing chromosomes, centriole जो एक एक सेंट्रियोल दोनों में चला जाता है और फिर वो वापस डुप्लीकेशन होता है उनके अंदर, और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएटिंग जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, जहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बताए थे वो यहाँ पर ये इसको हेल्प करते हैं, और जैसे ये कोशिका द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिटेच्ड हो जाता है। इंटरफेस या प्री रेस्टिंग स्टेज जिसको कहा जाता है, समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका के जल योजित हाइड्रेट्स होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। तो इस समय कोशिका क्या होती है, हाइड्रेट्स होती है, तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस अवस्था में केंद्रक जाल क्रोमैटिन नेटवर्क केंद्रक के रूप में विस्तृत डिफ्यूज रहता है, परंतु धीरे धीरे ये केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। तो यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं कौन, ठीक है ना। और फिर प्रोफेज में समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन होना चालू हो जाता है। पहले ये हाइड्रेट होती है और क्रोमोसोम उसमें दिखाई नहीं देते स्पष्ट रूप से। जैसे ही माइटोसिस की शुरुआत होती है और जो है जैसे ही प्रोफेज पेज आता है तो डिहाइड्रेशन चालू हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमेटिन जाल भी जो पूरा नेटवर्क था वो धीरे धीरे नजर आने लगता है। इसके पश्चात क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अलग छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है और ये टुकड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के रूप होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में दानेदार रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें क्रोमोमेयर कहा जाता है। प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज जो क्रोमोसोम्स है दे आर लेंथी। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, वी ऑल नो, ठीक है ना। एवरी स्पीशीज हैज देयर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक बीच में सेंटर पाया जाता है जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई में दो अर्ध भागों में विभाजन होता है। तो जो गुणसूत्र है मैंने वहाँ कहा जो स्ट्रक्चरली दे आर वो हाफ हो जाते हैं, जबकि न्यूमेरिकली वो सिमिलर रहते हैं, संख्या के रूप में समान रहते हैं, बस आकार के रूप में वो दोनों अर्ध हो जाते हैं। परंतु दोनों अर्ध भाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर्स पे जुड़े रहते हैं। तो बीच में जो काइनेटोकोर होता है तो वहाँ पर
सेंट्रोमियर होता है, तो ये यहाँ पर एक जगह से दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं, जिसको क्रोमोटिड्स जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। जंतु कोशिका में तारक का है सेंट्रोसोम दो भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों पर खिसक जाते हैं, ठीक है ना। तो जो सेंट्रोसोम है तारक का है वो भी डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक पोल की तरफ, जगह साउथ पोल एक साउथ की तरफ, दूसरा नॉर्थ की तरफ चला जाता है। प्रत्येक तारक काय के चारों ओर अनेक तारक सीमाएं पाई जाती है, जिसको एस्ट्रल रेज कहते हैं, जैसे किरणें होती है उस तरह तारक रश्मियां पाई जाती है। दोनों तारकाओं के बीच में कोशिका द्रव्य कुछ परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप दोनों तारकाएं के बीच में तक्कु धागों स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं और पादप कोशिकाओं में तंकु धागे जो बनते हैं, परंतु तारक का है नहीं पाए जाते हैं। तो ये जहाँ सेंट्रियोल का आपने बात की थी वहां आपने देखा था जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली, तो ये अपन ने देखा जो प्रोफेज फेज की शुरुआत थी वहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही घुल जाती है। तो और गुणसूत्र है वो धीरे धीरे मध्य में आ जाते हैं और फिर वो इक्वेटर में एक लाइनिंग में अरेंज हो जाते हैं। तो ये भी अपन ने जो डायग्राम ये यहाँ अपने डायग्राम में दिखाई, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर हो जाती है और ये क्रोमोसोम्स आपस में जहाँ सेंटर में है वहां से स्पाइंडल तंतु से जुड़ जाते हैं और फिर ये इक्वेटर पे आ जाते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये इक्वेटर पे एक लाइनिंग में आ गए, अरेंज हो गए और फिर ये हाफ हो जाते हैं स्ट्रक्चरली, जो यहाँ आप देख रहे हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं और केंद्रक झिल्ली के गायब होने के पश्चात साथ साथ प्रोफेज अवस्था पूर्ण हो जाती है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है कोशिका द्रव्य के अंदर, तो वो प्रोफेज अवस्था संपन्न हो जाती है। जैसे ही मेटाफेज शुरू होता है समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में तर्को स्पाइंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो जो स्पाइंडल फाइबर है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है मेटाफेज स्टेज में, और जो स्पाइंडल है वो बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। गुणसूत्र को अर्ध गुणसूत्र में हाफ क्रोमोटिड्स में ये बदल देते हैं। पहले की तुलना में प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र क्रोमोसोम साफ नहीं होते हैं, लेकिन वो क्रोमोटोड्स उसके आधे हो जाते हैं, तो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र खिसक कर तुर्क की मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। ये भी अपन ने बात की, ये सारे के सारे एक इक्वेटर रीजन पे ये एकदम लाइनिंग में आ जाते हैं सारे के सारे गुणसूत्र, और सेंट्रोमियर से जो स्पाइनल फाइबर है वो वहां पर जुड़ जाते हैं और ये इसको इक्वेटर पे ले आते हैं सारे क्रोमोसोम्स को मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज में समसूत्री विभाजन के इस अवस्था में प्रारंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र को सेंट्रोमियर के दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स अब अलग अलग हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जो प्रत्येक गुणसूत्र था वो सेंट्रोमियर की जगह से डिवाइड हो गया और आधे स्ट्रक्चरली वो आधे आधे प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स के मध्य एक तरह का विकर्षण रिपल्शन पैदा हो जाता है, जिसके इसके कारण दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं। और स्पाइंडल धागे जो तुर्क धागे हैं में भी एक प्रकार का खिंचाव पैदा होता है, जिससे तुर्क धागे धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और इन स्पाइंडल धागों के सिकुड़ने की वजह से क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर तक की तरफ खिसकने लगते हैं और इस खिंचाव की फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और गुणसूत्रों का जो आकार है जो पहले वो ऐसे थे, और जबकि ये फिर ये गुणसूत्र है वो इस तरह के, या अपन कहें कि ये इस तरह के हो जाते हैं, क्योंकि ये इस तरफ खिंच रहे हैं तो गुणसूत्र ये ऐसे हो जाते हैं और ये स्पाइंडल फाइबर होता है, तो ये इस टाइप के वी शेप के हो जाते हैं। अब प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। टीलोफेज मतलब टेल से जो एकदम पश्च भाग में जब चले जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो उसको उस स्टेज को टीलोफेज कहा गया। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोमेटाफेज अवस्था इसके इंटरफेस से शुरू किया गया है, इसके इसलिए ये टीलोफेज अवस्था है। वैसे ये चौथी अवस्था है। मेन अवस्था की अपन बात करें, अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव पोल में मौजूद संतति गुणसूत्रों में प्रोफेज ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीयकरण वापस शुरू हो जाता है, हाइड्रेशन। जैसे प्रोफेज था उसका जो टीलोफेज है, प्रोफेज के अंदर हाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है प्रोफेज से पूर्व, ठीक है ना, इंटरफेस के अंदर। और जैसे ही वापस जैसे ही टीलोफेज की लास्ट अवस्था होती है तो ये
डिहाइड्रेशन वापस हाइड्रेशन होने लगता है। तो इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते हैं और अपनी ओर से तारका के निकट पहुंच जाते हैं। अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव पोल में मौजूद संतति गुणसूत्रों में प्रोपेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीयकरण शुरू हो जाता है, जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे वापस पतले होने लगते हैं और लंबे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाते हैं, और न्यूक्लियस की पुनः जो मेम्ब्रेन है वो वापस प्रकट होने लगती है, दिखने बन जाती है। इसके साथ गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है और इस प्रकार मात्र केंद्र से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं और साइटोकाइनेसिस जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो शुरू हो जाता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्र के विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। वस्तुतः कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच के अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके अंदर बन जाता है और धीरे धीरे कोशिका द्रव्य के अंदर और धंसना बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है, जो अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता। तो जैसे एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वैसे वैसे साइटोकाइनेसिस पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में नहीं देखा जाता। पादप कोशिकाओं में तुरक के बीच में ननी ननी कणिकाएं एकत्रित होकर जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स है वो एक प्लेट पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और आपस में संयोजित होकर क्या बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं। तो इस कोशिका पट्टिका के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और इस प्रकार दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे फॉर्क डेवलप हो गए या कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गए। एनिमल सेल में जिस तरह साइटोकाइनेसिस होता है वैसा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होता। थोड़ा इनके अंदर अंतर देखा गया है। यहाँ पर सेल प्लेट्स का निर्माण होता है, तब दो कोशिका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और वो सेल प्लेट्स के बीच में ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं, उसके साथ सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और वो सिलिट फॉर्म क्या कहते हैं, सेल प्लेट फॉर्म होती है, जिस वजह से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन द्वारा एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है ना, एक तो एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, दूसरा डिवाइड होने के पश्चात जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो समान रहते हैं। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं। ये विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार माना जाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है ना, फॉर बॉडी डेवलपमेंट। सजीवों में घावों को भरना, ठीक है ना, जितने भी घाव होते हैं उसके लिए, हीलिंग के लिए, ठीक है ना, रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए, ठीक है ना, वो सारा इसकी वजह से होता है। डेवलपमेंट ऑफ हाँ बॉडी एंड फीलिंग ऑफ जितने भी जो घाव हुए हैं उसके लिए और रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए, ये सारा माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के वजह से संभव हो पाता है। ठीक है ना, तो आज अपन ने समसूत्री विभाजन के कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं और किन किन फेजेस में क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। माइटोसिस का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। अगले ई लेक्चर के थ्रू अपन पढ़ेंगे मियोसिस। थैंक यू।